नमस्कार, सनसेट टीवी पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्थनीति। मैं हूं हर्ष रंजन और आज बात करेंगे साल 2014 के अगस्त महीने में लिए गए केंद्र सरकार के एक ऐसे फैसले की जिसने अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर देश की दिशा और दशा बदल दी। जी हां, हम बात करने वाले हैं वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन की। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक सफल फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम रहा। साल 2014, दिन 15 अगस्त। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की। फिर इसी साल बिना समय गंवाए 28 अगस्त को योजना शुरू कर दी गई। फिर इस योजना का दूसरा संस्करण ज्यादा लाभों के साथ साल 2018 में शुरू किया गया। इस दूसरे संस्करण में प्रत्येक परिवार के स्थान पर हर उस व्यक्ति को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित थे। और इस पहल का नतीजा आज ये है कि देश आर्थिक विकास के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका है कि दुनिया भारत को वैश्विक आर्थिक मोर्चे पर एक चमकता हुआ सितारा बता रही है। आइए देखते हैं समावेशी विकास का अब तक का सफर। किसी भी देश का आर्थिक विकास उसके नागरिकों के विकास के साथ जुड़ा होता है। लोगों की जितनी ज्यादा पहुंच वित्तीय सेवाओं तक होगी, देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। गरीबी को कम करने और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय समावेशन एक प्रमुख प्रवर्तक है। हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से और बैंकिंग सेवाओं में विशेष रूप से बहुत ही तेज गति से प्रगति हुई है। लेकिन आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग, खासकर समाज का कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग बड़ी संख्या में वित्तीय सेवाओं से वंचित रहेंगे तो ये हमारे देश के विकास में बाधा बनेगा। नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस उद्देश्य को लेकर सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी। नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की आवश्यकता थी जिससे सभी इसमें होने वाले लाभ और विकास का हिस्सा बन सकें। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से किया, जिसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को ही किया गया। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जिसका उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर और कम आय वर्ग को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूलभूत बचत खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत जमा राशि पर ब्याज मिलती है। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर है। कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं है। योजना के माध्यम से 30,000 रुपए का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों के पूरा होने पर मिलता है। भारत भर में आप कहीं से धन का लेन देन कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ अंतरण में सुविधा प्राप्त होगी। 6 माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। पेंशन और बीमा उत्पादों तक आम लोगों की पहुंच होगी।
साल 2015 में प्रधानमंत्री ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सम्मेलन में वित्तीय समावेश पर कहा कि यदि जनधन योजना सफल नहीं होती तो आजादी के इतने सालों बाद भी आबादी का एक हिस्सा आज भी वित्तीय बैंकिंग व्यवस्था से वंचित रह जाता। अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना सफल न होती, मैं नहीं मानता हूं कि वित्त व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इसकी इतनी ताकत का अंदाज आता। योजना के आरंभ में 7.5 करोड़ बैंक खातों को खोलने के लक्ष्य को प्राप्त करने और साथ ही वित्तीय अस्पृश्यता को समाप्त करने का उद्देश्य रखा गया था ताकि बैंकिंग सेवाओं से कोई भी दूर न रह सके। एक सप्ताह के भीतर ही सबसे अधिक बैंक खाते खोले गए और भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने 23 से 29 अगस्त 2014 के बीच ये उपलब्धि हासिल कर ली। योजना के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उपलब्धियों को बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अपनी 3 साल की यात्रा में इस योजना ने 30 करोड़ नए परिवारों को इसके साथ जोड़ा है और समाज के आखिरी छोर पर बैठा हुआ गरीब आदमी देश की अर्थव्यवस्था का अब हिस्सा बन चुका है। बड़ा ही उपेक्षित वर्ग रहा। आजादी के इतने साल के बाद भी 50% से ज्यादा लोग अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ होती है बैंकिंग व्यवस्था, उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचे थे। लगभग 49 करोड़ लाभार्थियों ने बैंकों में धनराशि जमा की है। लाभार्थियों के खाते में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि जमा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना अपने प्रारंभिक दौर में ही वित्तीय समावेशन के लिए क्रांतिकारी कदम मानी गई। उनकी उपलब्धि के रूप में 2014 में ही 1 सप्ताह के अंदर बैंक में खोले गए खातों की संख्या के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत उपलब्धियों को सराहा है। भारत की आजादी के बाद गरीब से गरीब व्यक्ति को देश की आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बैंकों की मदद से जीरो बैलेंस के साथ खाते खोले गए। योजना के अंतर्गत 2015 में लगभग 15 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें ग्रामीण अर्धशहरी क्षेत्रों में 8.5 करोड़ और शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में 5.5 करोड़ से अधिक। इस योजना ने वित्तीय समावेश के एक सशक्त माध्यम के रूप में देश के ग्रामीण अंचल में अपनी पकड़ शुरुआत से ही बनाई। साल 2015 के बाद से ही ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में खाता धारकों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई। साल 2021 में ये संख्या 8 करोड़ 68 लाख से बढ़कर 30 करोड़ 60 लाख हो गई, जबकि शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में यह संख्या 5 करोड़ 86 लाख से 14 करोड़ 24 लाख हो गई। योजना ने लोगों को इस प्रकार प्रभावित किया कि 8 सालों में खातों की संख्या में 3 गुना की वृद्धि दर्ज की गई। मई 2023 में खातों की संख्या अब बढ़कर 48 करोड़ 85 लाख से भी अधिक हो गई है। इस हिसाब से खाता खोलने वालों की संख्या में 30% से भी अधिक की वृद्धि हुई है। इन खातों में से लगभग 67% खाते ग्रामीण और अर्धशहरी केंद्र बैंक शाखाओं में खोले गए, जो मजबूत होती ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में देखे जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के रूप में इस योजना ने महिलाओं को बराबरी का हक दिया। साल 2015 में ही खाता धारकों में महिलाओं की संख्या 7 करोड़ 39 लाख रही, जो कि पुरुषों की संख्या से 7 करोड़ 15 लाख से अधिक थी। ये क्रम साल दर साल चलता रहा, देश विकास करता रहा। साल 2021 में महिलाओं ने 23 करोड़ से अधिक खाते खोले, वहीं पुरुषों की संख्या 18 करोड़ से अधिक रही। इस प्रकार 2015 में इन खातों में कुल जमा राशि 15,670 करोड़ रुपए की रही और 2023 में ये राशि बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो कि साल 2015 से 7 गुना से भी अधिक है। इस योजना के आधार स्तंभ के रूप में जनधन से जन सुरक्षा तक के माध्यम से जिन योजनाओं की शुरुआत की गई थी, उनमें बीमा और पेंशन योजनाओं में अप्रैल 2023 तक आंकड़ों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन की संख्या 5 करोड़ 20 लाख हो गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन की संख्या 2016 में 2 करोड़ 96 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 15 करोड़ 99 लाख पहुंच गई, जिनमें महिलाओं की संख्या 49% से भी अधिक है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नामांकन की संख्या 2016 में 9.41% थी। ये 2023 में बढ़कर 33 करोड़ 78 लाख हो गई, जिनमें 48% से अधिक महिला लाभार्थी हैं। बैंकिंग व्यवस्था को आसान बनाने और डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए खाताधारकों को रुपया डेबिट कार्ड दिया गया। ये कार्ड उपयोगकर्ता को सभी एटीएम, पीओएस टर्मिनल और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर लेन देन करने की अनुमति देता है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में 28 अगस्त 2014 को इसके शुभारंभ के दौरान उन लोगों के लिए 26 जनवरी 2015 से पहले रुपे डेबिट कार्ड सहित बैंक खाते की अभिदान देने वालों के लिए 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर के पूरक के रूप में 30,000 रुपए के जीवन सुरक्षा की भी घोषणा की थी। अगस्त 2015 में 15 करोड़ 74 लाख से अधिक लोगों को रुपे डेबिट कार्ड दिया गया। ये संख्या अगस्त 2022 तक बढ़कर 31 करोड़ 94 लाख से अधिक हो गई। लगातार बढ़ती इस संख्या ने एक नया आयाम बनाया और अप्रैल 2023 में ये संख्या 33 करोड़ 5 लाख तक पहुंच गई। वर्तमान में देश में बैंकिंग सेवाएं सुगम बनाने के लिए 6,55,000 बैंक मित्र शाखा रहित डिलीवरी कर रहे हैं। योजना से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि किस तरह जनधन योजना ने वित्तीय बैंकिंग व्यवस्था को लोगों के द्वार तक पहुंचाया है। वित्तीय समावेशन के लिए गांव से लेकर शहर तक, गरीब से लेकर मध्यम आय के परिवार कम से कम एक सदस्य को बैंकिंग सेवा से जोड़ने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे काफी हद तक 8 साल की यात्रा ने प्राप्त कर लिया है। तो देखा हमने जनधन योजना ने कैसे पूरे देश के गरीब परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा। और अब देखते हैं कि आपका हमारा परिवार उन्नत, विकसित और आगे की सोच वाला कब माना जाता है। जवाब है जब परिवार शिक्षित हो, स्वस्थ हो, आत्मनिर्भर हो, उन्नत विचारों वाला हो, प्रगतिशील हो और सबका भला चाहने वाला हो। लेकिन जरा सोचिए, अगर परिवार के कुछ ही व्यक्तियों में ये गुण और साधन मौजूद हों और परिवार के दूसरे कुछ लोग इससे वंचित हों, तो क्या परिवार उन्नत और विकसित कहा जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। उदाहरण के तौर पर किसी परिवार का एक सदस्य उच्च शिक्षा प्राप्त हो, पीएचडी हो, बेहतरीन नौकरी करता हो और वहीं दूसरा सदस्य स्कूल पास भी न हो, पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर हो, तो इस परिवार को विकसित परिवार तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। विकसित परिवार के लिए जरूरी है कि सारी सुविधाएं और संपन्नताएं एक समान रूप से हर सदस्य तक पहुंचे। इसीलिए अभिभावक अपने सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देना चाहते हैं, अपने सभी बच्चों को एक समान साधन मुहैया कराना चाहते हैं ताकि उनका परिवार उन्नत बन सके। अब यही उदाहरण परिवार से बाहर निकलकर समाज और प्रदेश तक ले जाते हैं। एक समाज तभी उन्नत हो सकता है जब उस समाज का हर परिवार समान रूप से विकास की मुख्य धारा में शामिल हो, समान रूप से सुविधाओं तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो। इसी तरह एक प्रदेश तब उन्नत होता है जब उसके हर तबके, हर समाज तक समान रूप से सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें, साधनों तक सबकी पहुंच हो और वित्तीय फैसले लेने की आत्मनिर्भरता हो। और इसी तरह देश तभी आगे बढ़ता है जब देश का हर प्रदेश, हर समाज, हर तबका और हर व्यक्ति वित्तीय फैसले लेने में किसी के दबाव में न रहे, आर्थिक तंत्र के हर संसाधन के इस्तेमाल पर उसका हक हो। मगर अफसोस, आजादी के कई दशकों बाद तक हमारे देश के कई वर्ग बैंकिंग जैसी मूलभूत सुविधाओं से दूर रहे और इन पर ध्यान भी ठीक तरीके से नहीं दिया गया। बात बहुत पहले की भी नहीं है, जरा 1990 और 2000 के दशक में चलते हैं। क्या आपके घर में काम करने वाली बाई के पास कोई बैंक खाता था? क्या आप पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करते थे? क्या आपके कपड़े प्रेस करने वाले के पास कोई बैंक खाता था? क्या आप रिक्शे वाले को और सब्जी वाले को पेटीएम से या यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करते थे? इन सारे सवालों का जवाब शायद ना में होगा, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज आप किसी को भी यूपीआई के जरिए फटाफट ऑनलाइन भुगतान करते हैं। और यह सब कैसे संभव हुआ? यह सब संभव हुआ सरकार की एक सोच से, एक सोच जिसने देश के हर व्यक्ति को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ दिया। और यही सोच थी वित्तीय समावेशन की, जिसका सफर पर हमने अभी अभी एक नजर डाली। ये सोच थी जनधन खाता खोलने की, ताकि देश का कोई भी व्यक्ति बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से वंचित न रह सके। और सरकार के इसी कदम ने देश के आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। ये सब जानने के लिए हमने इस योजना के कुछ महिला लाभार्थियों से भी बातचीत की।
जब से मोदी जी आए तब से मेरा खाता खुला, तब से पैसा लेन देन की हो रही है। इससे अच्छा क्या चीज़ चाहिए? प्रधानमंत्री आए, हर चीज़ की सुविधा हो रही है। 1500 रुपये मिले हम लोगों को, उससे अच्छा चीज़ क्या है? घर में जो एक पैसा नहीं था लॉकडाउन में, लोग सोचते थे, वो चीज़ हमें मिला। पहले नहीं होता था, अब तो फ़ायदा है। मतलब पेटीएम से और गूगल से सबसे हो रहा है, फ़ायदा है। काफ़ी बदलाव हुआ है, पहले से बहुत बेहतर बदलाव हुआ है बैंक वगैरह का। पहले लाइनों में लगना पड़ता था, मतलब बहुत ही दिक्कत आती थी, वो ही नहीं मिलता था। अब जाओ और अपना काम करवा कर घर पर आ जाओ। ये वो महिलाएं थीं जो काम करती हैं, काम के बदले इन्हें पैसे मिलते हैं। पहले जब इनके पास कोई बैंक खाता नहीं था तो इन्हें कैश लेने की मजबूरी थी। कभी पैसे घर के कोई सदस्य ले लेते थे, कभी बच्चे ले लेते थे, यहाँ तक कि पैसे कभी गुम हो जाते थे और इनका कोई डिपॉजिट नहीं होता था। इस पैसे को बढ़ते हुए ये नहीं देख पाते थे। लेकिन जनधन खातों की योजना ने इनको सशक्त बनाया है। अब इनके पैसे बैंक में होते हैं, इनके पैसे यूपीआई में होते हैं, पेटीएम में होते हैं और इन्हें ये देखते हैं और पैसों को ग्रो होते हुए भी देखते हैं। और जब पैसे इनके बढ़ते हैं तो इन्हें फैसले लेने में ज़्यादा सहूलियत होती है। और हमने पहले के अपने की अर्थनीति के एपिसोड में वित्तीय समावेशन पर बात की थी। प्रोफेसर चरण सिंह इस एपिसोड में आए थे। चरण सिंह बैंकर हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक के चेयरमैन भी रहे हैं, आईएमएफ से जुड़े रहे हैं, आरबीआई के साथ भी उन्होंने काम किया है। आइए देखते हैं देश के वित्तीय समावेशन पर उनका क्या कहना है। 2008 की बात है तो हमने ये पाया कि 50% लोगों के पास बैंक का खाता ही नहीं है जी। तो इसलिए हम सब ने सोचा कि इसको तो मिशन मोड पे करना पड़ेगा और 2014 में जनधन अकाउंट खुल गए, हर एक के पास एक खाता खुल गया। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक समय था जब बैंक के अंदर जाने के लिए आम व्यक्ति डरता था और अब उस व्यक्ति के घर में बैंक मित्र आना शुरू हो गया। तो एक किस्म का जो झाका था, जो डर था, वो बिल्कुल हट गया। अभी 2014 के बाद मैंने खुद काफ़ी रिसर्च की थी, IIM बेंगलोर में था उस टाइम में मैं प्रोफेसर। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे जब खोज कर रहा था तो मैं आपको एक अच्छी बात ये बताता हूँ कि मैंने की 2013 में जब प्रधानमंत्री जी ने अभी अनाउंस नहीं किया था और फिर की 2015 में जब हो चुका था। दोनों में बहुत अंतर था और लोग बहुत उत्सुक थे कि हम जाके खाता खोलें। पर जो बात मैं आपसे बतानी चाहता हूँ, जो आपके प्रश्न के साथ जुड़ी है, जब हमने सर्वे किए, तुमकुर इलाके में जाके सर्वे किए, बेंगलोर से 100 किलोमीटर बाहर है, जो बुजुर्ग लोग थे, जो आम तौर पे खाता खोलने से डरते थे या जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से डरते हैं, डिजिटल बैंकिंग से डरते हैं, वो हमें कहने लगे कि हमें सिखाइए, हम करना चाहते हैं अपने हाथों से। और इतने प्रसन्न थे कि उनके हाथ में ये क्षमता होगी कि वो अकाउंट खोल सके। तो एक कदम उससे हम आगे चले गए। अब ये कदम क्या है? मैं इस ब्रांच में जा सकता हूँ और वहाँ पर ऋण भी ले सकता हूँ छोटा अमाउंट का। MSMEs जो होती है, माइक्रो इंडस्ट्रीज़, वो लोन अप्लाई कर सकती हैं, खाता खोल सकता हूँ, पैसा निकाल सकता हूँ। इस तरीके का जो मेरे में क्षमता आ गई। और एक कारण ये भी, जब उस टाइम पे थोड़ा भय था, जब मैं सर्वे कर रहा था, वो ये था कि मुझे इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट ज़्यादातर इंग्लिश में होता है, चला नहीं सकता हूँ। तो वो सारे भय जो हैं, वो अभी ये यूनिट जब शुरू हो गई तो आप देखेंगे कि उसमें ये सारा भय खत्म। तो हमने देखा कि वित्तीय समावेशन से देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे बदलती है, देश आर्थिक मोर्चे पर कैसे प्रगति करता है। क्योंकि जब तक देश के लोगों के पास बैंकिंग खाता नहीं होगा, वो लोग बैंकों से नहीं जुड़े होंगे, तब तक आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती है और ये काम वर्षों तक नहीं हो पाया था। हमने देखा कि किस तरीके से देश की गरीब जनता जो थी, आधी से ज़्यादा की जनता जो थी, वो बैंकों से दूर ही रहा करती थी। बैंकों से दूर रहने का मतलब है कि उन्हें कोई ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उनके पैसे ब्याज नहीं प्राप्त कर पाते थे, उनके कैश पैसे कहीं खो जाते थे। लेकिन बैंकों से जोड़ने की जो सरकार ने 2014 में पहल की, जनधन खाता के माध्यम से, इससे इन लोगों का आर्थिक विकास हुआ, इन लोगों की समझदारी बढ़ी। और यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को एक मिसाल के तौर पर देखते हैं कि किस तरीके से 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश ने बैंकों से उन परिवारों को जोड़ा है,
उन व्यक्तियों को जोड़ा है जो अब तक इससे दूर थे। क्योंकि जब तक समावेशी विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास कैसे हो सकता है। हमने इस एपिसोड में यह भी देखा कि अगर परिवार का एक व्यक्ति कहीं तक पहुंच रखता है और दूसरा व्यक्ति वहां तक पहुंच नहीं रख पाता है तो वो परिवार उन्नत नहीं हो सकता। इसी तरीके से देश की आधी से अधिक की जनता अगर बैंकों से, वित्तीय सुविधाओं से दूर होगी तो देश कैसे उन्नति करेगा। आप याद करिए जरा वो दिन जब बैंकों में खाता खोलने हम जाते थे और बैंक के लोग कैसा व्यवहार करते थे। कई तरीके की चीजें मांगी जाती थी पढ़े लिखे लोगों से। जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अनपढ़ हैं, लिटरेसी लेवल जहां कम है, वो तो बैंक में घुसने तक से घबराते थे। लेकिन जनधन खाता ने उनके इस इनहिबिशंस को तोड़ा। वो बैंकों में जाने लगे। बैंक के वही अफसरान, वही मैनेजर जो उन तक देखते नहीं थे, उनसे बातें नहीं करते थे, वो अब उनके खाते खोलने के लिए मजबूर हुए क्योंकि सरकार ने एक दृढ़ निश्चय किया और ये निश्चय काम आया। सिर्फ इतना ही नहीं, बैंकों तक अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। बैंक मित्र आपके घर पहुंच रहे हैं और ये बात हमने, आपने और देश के दूसरे लोगों ने भी महसूस की होगी कि बैंक बहुत सारे काम बिना ब्रांच गए आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, देश में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स भी खोले जा रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स यानी वो यूनिट्स कि अगर कहीं गांव में या जो शहरी इलाके भी हैं दूर दराज के, वहाँ पर कोई बैंक की शाखा नहीं है तो वहाँ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं। डिजिटल बैंकिंग यूनिट में आप वो सारे काम कर सकते हैं जो ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं। वहाँ पर आपको बैंक मित्र भी मिल जाएंगे जो आपकी मदद करेंगे। यानी कि अगर आपके पास इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन नहीं भी है तो भी डिजिटल बैंकिंग तक आपकी पहुंच अच्छे तरीके से सुनिश्चित हो सकती है। और यही रहा जनधन खाते की विशेषता जिसने देश के आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरीके से बदल दिया है। और आने वाले दिनों में 2030 में, जैसा कि हमने आपको अपने पैकेज के माध्यम से बताया था कि यूएन का जो एसडीजी गोल है उसमें 7वां है समावेशी विकास, और भारत को उसमें एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया के दूसरे देश भी समावेशी विकास में भारत को फॉलो कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी ऐसे ही विषय पर आपके साथ अर्थनीति में मुलाकात होगी। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। प्रधानमंत्री जनधन योजना एक सफल फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम रहा